क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास 200 किलोग्राम इज एट रेस्ट. Body of mass 200 kilogram is at rest on an inclined plane on an inclined plane of 30 degree. If the coefficient of friction is 1 upon root 3, is 1 upon root 3, then find the minimum and maximum force minimum and maximum force applied on the body to keep it in equilibrium. Applied on the body to keep it in equilibrium. बताइए जी, पहले तो ये बता दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक है या स्टैटिक है? लॉज ऑफ मोशन का सवाल है. सोचिए जरा. जैसे दे रखा है बॉडी ऑफ मास 200 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, और बॉडी का मास है 200 किलोग्राम. मास दे रखा है 200 किलोग्राम. तो जो मास है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे एक्ट करेगा. ठीक है, इज एट रेस्ट. रेस्ट का मतलब ये है कि मोशन नहीं हो रहा है, ना तो नीचे खिसक रहा है ना ऊपर जा रहा है, रेस्ट में. अच्छा, एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री. वो बोल रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1 अपॉन रूट 3. तो जो म्यू है, जो म्यू हमको 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है. ठीक है, तो हम ये जानते हैं जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन 3 तरीके के होते हैं. एक तो ये है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी हमारी रेस्ट में होती है, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला ही दे रखा है, म्यू एस. ठीक है, एक होता है म्यू एस मैक्स. म्यू एस मैक्स इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. मतलब बॉडी जब जस्ट चलना, जस्ट मतलब स्लाइड करना शुरू कर दिया, तब उसको म्यू एस मैक्स. हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन में नहीं बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको. इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि बॉडी ने जस्ट अब स्लाइड डाउन करना शुरू करा. ठीक है ना, मतलब जस्ट उसका मोशन स्टार्ट हुआ. अच्छा, और एक म्यूके होता है. म्यूके का मतलब है कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, अब बॉडी रेस्ट में है. तो क्या है कि इस पर ये जो mg है, हम क्या करेंगे कि हम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन हो गया r. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो सरफेस क्या है, सरफेस ये जो सरफेस है ये वाला. ठीक है, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर ये r हो गया. फिर हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे कि
जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल होगा। तो इस वाली लाइन पर तो परपेंडिकुलर mg है, ठीक है, और जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर जो है वो r है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि mg ये हमने इस तरीके से बना लिया कि r को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट ये हो गया, तो इस पर परपेंडिकुलर ये हो गया नीचे की तरफ, और इस पर इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ये हो गया, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इनके दोनों के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये mg है, तो mg के अराउंड वाला जो कंपोनेंट है दिस इज mg cos 30, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज mg sin 30, ठीक है। अच्छा, और एक फोर्स जो इसको पीछे की तरफ रोके हुए है दैट फोर्स इज Fs यानी कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो वो बोल रहे हैं कि दैट फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। आप लोगों को दरवाज़ा बंद करके आने में प्रॉब्लम होती है, इसको हल्का सा प्रेस ही तो करना होता है। तो वैसे गर्मी इतनी हो रही है, एसी तक तो काम नहीं कर रहे। अब आप ये देखिएगा कि r जो हो जाएगा इसको बैलेंस करे हुए है, तो r इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। r इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए g की वैल्यू 10 ले लीजिए। मास कितना दे रखा है 200, g को हमने 10 ले लिया, और cos 30 डिग्री होता है 3/2 1000 न्यूटन होगा, ठीक है ना। रिएक्शन भी फोर्स ही होती है, तो ये न्यूटन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इधर कि क्योंकि ये ना तो नीचे स्लाइड कर रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसने इसको बैलेंस कर रखा है। तो Fs इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री। Fs इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री। Fs इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री। और ये कैसे निकलेगा भाई, मास है 200, जी कितना है 10, और साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, 1000 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 1000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक तो ये 1000 न्यूटन हो गया, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको निकालने का और कोई मेथड भी होता है। Fs इज इक्वल टू एक और भी तो फॉर्मूला होता है, tan थीटा कहाँ से आ गया। Fs इज इक्वल टू μs इंटू r भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास Fs की भी वैल्यू है, μs की भी वैल्यू है, और r की भी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से जरा Fs निकाल कर देखते हैं। तो Fs कितना है, Fs μs कितना दे रखा है 1/√3, ठीक है, और r कितना दे रखा है 1000, √3 के √3 से √3 कट गया, ये हमारे पास 1000 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये वाला तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से निकाल दिया 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन कम से कम इतना फोर्स चाहिए, मिनिमम तो फोर्स कम से कम इतना फोर्स चाहिए कि वो रेस्ट में रहे, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इसको रेस्ट में रखने के लिए हमारे पास कम से कम 1000 न्यूटन फोर्स होना चाहिए। तो मैं Fs मिनिमम ये तो हो जाएगा हमारे पास 1000 न्यूटन, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स, फिर मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें चाहिए
लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमको दे नहीं रखा है ना, तो क्या करना है, तो ये वाली फोर्स इस पर लगेगी नीचे, अगर ये फ्रीली स्लाइड कर रहा है तो ऐसे आंसर मिल सकता है क्या? हाँ? ऑनलाइन देखना भी मेरे को मैक्सिमम फोर्स का नहीं आ रहा समझ में, कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, यानी कि म्यूएस मैक्स अगर पता चल जाए, म्यूएस मैक्स से हम एफएस मैक्स निकाल लेंगे। सोच रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि 1000 न्यूटन से कम हो जाएगा तो गिर नहीं लगेगा मैक्सिमम फोर्स। देखने का आंसर क्या है इसका, मिला क्या? बस मेरे को मैक्सिमम का बता दो, मैक्सिमम का क्या करा है? किलोग्राम is at rest on an inclined plane. Maximum force of that देखा तो 9.8 लिया होगा ना जी, कोई बात नहीं, दिखा दो मेरे को आइडिया लग जाएगा, बस मैक्सिमम फोर्स का दिखाना जरा। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देना था थीटा इतना हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1/√3, आर इज इक्वल टू इतना, तो 9 ठीक है, 9.8 लिया तो हमारा 1000 आया, उनका 980 आ गया। द फोर्स रिक्वायर्ड की द बॉडी पैरेलल टू द प्लेन। Force of friction पे कैपिटल F ले रहे हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट इन्होंने दे रखा है कि टू मूव अप द बॉडी, टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, ये दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं है। Find the minimum and maximum force applied on the body, applied on the body to keep it in equilibrium, applied on the body to keep it in equilibrium। देखो भाई, इससे जो मेरे को आइडिया लग रहा है वो क्या है, पकड़ो जरा। मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स इन्होंने क्या बोला है, जो मिनिमम वाला है वो तो फिर मजाक करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, है ना, ऐसा इसमें भी लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 200 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको जब वो ऑलरेडी रेस्ट में है, रेस्ट में यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो आपको उस पर कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी रेस्ट में है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये नहीं, हम
हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, that is in equilibrium, no force is required as the body is already at rest. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो इन्होंने यही कर रखा है कि बॉडी जो है वो ऑलरेडी रेस्ट में है, तो आपको किसी भी तरीके की फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एफ एस मिनिमम ये तो है 0, ठीक है। और जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स आपको 1000 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, ये मैक्सिमम फोर्स वाला इन्होंने कर रखा है। उसके अलावा एक पार्ट और दे रखा है, वो भी बताता हूँ। The maximum force will be Fs max is equal to 1000 Newton. Fs max is equal to 1000 Newton. अब देखो समझाया इसको किस तरीके से है, समझाया इस तरीके से है कि फोर्स जो है वो हम यहाँ पर लगा ही नहीं रहे। फोर्स यहाँ पर कौन लगा रही है? सरफेस लगा रही है। सरफेस फिक्स्ड है, 30 डिग्री का एंगल फिक्स्ड है, तो 1000 न्यूटन जो है वो mg sin 30 डिग्री जो है वो एग्जैक्टली 1000 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो फोर्स जो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर 1000 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी ना अप द प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने बोला है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स कितना है, तो हम ये कहेंगे मिनिमम फोर्स तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रेस्ट में है। तो मिनिमम फोर्स आपको बाहर से कोई भी नया फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो वाला 0 है ना। और मैक्सिमम फोर्स आप 1000 न्यूटन, वो भी आप नहीं लगाओगे, सरफेस लगाएगी वो भी फोर्स। 1000 न्यूटन का फोर्स है, वो 1000 न्यूटन के फोर्स से अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब बॉडी फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ इन्होंने समझ गए। तीसरा इन्होंने ये बोला था कि अगर उसको आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना है तो अप द इंक्लाइंड प्लेन चलाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि भाई 1000 न्यूटन तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, जो कि फ्रिक्शन की फोर्स है, जो कि इसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, तो माइनस ये इस तरीके से है, मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, उसके लिए उन्होंने बोला कि एफ एस माइनस mg sin 30 वाला जो फोर्स है। अब ये जो mg sin 30 वाले फोर्स है, इसके आगे इन्होंने माइनस और लगा दिया। वो माइनस किस लिए लगाया है? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव मानते हुए कि आपको ये वाली जो फोर्स है जो इधर लग रही है 1000 न्यूटन, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो आपको 2000 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब बॉडी ऊपर चलना शुरू होगी। तो ये हो गया हमारे पास 1000, जिसको उन्होंने 980 बोला। 980 इस वजह से बोला क्योंकि उन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ले ली, ये है। तो 1000 माइनस 1000 ये हो गया ना 2000। इसमें वो अप द इंक्लाइंड प्लेन जो है वो मूव करना शुरू कर, ये चीज़, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स क्लियर है, ठीक है। अब एक बार आप देख लेना जो आंसर आप बता रहे थे इसका, वो भी चेक कर लेना। हाँ सर, ऊपर तो जान भी लेता हूँ, हल्का सा फोर्स देंगे तो हल्के से फोर्स से वो स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। उसमें ये दे रखा है कि उसको अप द इंक्लाइंड प्लेन आपको मूव कराना है और इस वाली फोर्स को ओवरकम करना है, ऐसा उस क्वेश्चन में दे रखा था। तो उन्होंने इसमें दोनों को ना ऐड करके बताया। वो ऐड इस वजह से करा है कि आपको इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इधर वाली फोर्स को, क्योंकि 1000 न्यूटन से अगर हम जरा सी 1 न्यूटन भी फोर्स ऊपर लगाएंगे तो वो स्लाइड करना तो शुरू कर जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रॉपरली मूव कराना है उसको ऊपर, और इस फोर्स को पूरी तरह से नेगलेक्ट करने के बाद ये बोला। तो वो नेगलेक्ट कब होगी? जब इसको पूरी तरीके से हटा ही देंगे इसमें से, तब। अच्छा, तब आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन और है। 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा तो मतलब नहीं कहता, कोई आधे घंटे की क्लास होती है, उसमें आप लोग आते ही नहीं।
मैं ऑफलाइन नहीं आने को नहीं कहता, ऑनलाइन तो कनेक्ट कर लिया था। खाना हाँ। खाना खाने का समय होता है। 25 मिनट 30 मिनट की, कल तो वैसे भी 20 मिनट ही पढ़ाया है, कुछ ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं, और ऑनलाइन है, कर लिया करो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 2 ग्राम्स ऑफ मासेस blocks of masses 50 kilogram and 30 kilogram. Were connected by a massless string passing over a light frictionless pulley. Passing over a light frictionless pulley. As shown. अच्छा ये डायग्राम दे रखा है इसमें, as shown बनाया है, as shown लिखा हुआ है, इसका मतलब दे रखा होगा। हाँ, बना दिया। Determine the acceleration and tension in the string. Determine the acceleration and tension in the string. पुली दे रखी है, ठीक है जी। एक तरफ तो ये मास m1 है और ये मास m2 है, 2 blocks masses 50 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम। तो m1 दे रखा है अभी 50 किलोग्राम वाला, इधर है 50 किलोग्राम वाला, और m2 है 30 किलोग्राम वाला। ठीक है, हमको टेंशन बताना है, एक तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो बताना है, और दूसरा एक्सेलरेशन है वो बताना। अच्छा देखिएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। m1g इधर m1g cos 30 डिग्री, हाँ जाकर है। बराबर।
ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, एक्सेलरेशन इस तरफ, तब इस तरफ जा रहा है। M1G साइन 30 डिग्री, ठीक है। और जो टेंशन है क्योंकि नीचे की तरफ इस तरफ जाएगा तो टेंशन इधर लगेगा, ऐसे ही इधर है M2G सॉरी साइन 60 डिग्री, M2G नीचे की तरफ, इसको R1 बोल देना, इसको R2 बोल देना। M2G cos 60, M2G sin 60 होगी। यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये इस तरफ जा रहा है, जब ये इस तरफ जा रहा है तो एक फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगी, दैट इज इस वाले ब्लॉक पर लगेगी M1A, सही है, M1A। और जब ये इस तरफ जा रहा है तो इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स ऐसे लगेगी और वो होगी M2A, मास इनटू एक्सेलरेशन। बाकी सारी फोर्सेस तो क्लियर होंगी, ठीक है। टेंशन कहाँ लगेगी, जहाँ पर भी वेट लगेगा, जहाँ पर भी वेट जिस तरफ भी एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट लगेगी टेंशन। तो वेट तो इस तरफ एक्ट कर ही रहा है, वैसे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर ही तो ये रस्सी थोड़ा टाइट होगी, तनेगी, ठीक है। तो M2G sin 60 और ये T, ये दोनों तो एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि इसमें मेरे को दो चीज़ें निकालनी है, एक तो T निकालना है टेंशन और एक एक्सेलरेशन निकालना है स्मॉल a। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। और लॉग M1, जो M1 वाला है इसके लिए करेंगे हम कि ये जो M1A है ये कैसे निकलेगा, तो देखिएगा M1A ये वाली फोर्स क्या होगी, mg sin 30 माइनस टी, M1G sin 30 सॉरी M1G sin 30 माइनस टी, ठीक है। अब M1 कितना है 50, 50A इज इक्वल टू 50 इंटू जी, अगेन 10 ले रहा हूँ, ठीक है, G को मैं 10 ले रहा हूँ, साइन 30 1/10 माइनस टी, और ये कितना हो गया मेरे पास 2 5 माइनस टी को इधर ले आना, 50A प्लस टी इज इक्वल टू हो गया 250। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए भाई। M1A इधर जा रहा है, वो दे रखा है उन्होंने, एक्सेलरेशन का एरो दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है कि इधर जा रहा है। तो M1A कैसे जाएगा, वो होगा हमारा mg sin 30 माइनस टी के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ब्लॉक M2 के लिए करते हैं। और ब्लॉक M2, तो M2 के लिए उल्टी कहानी होगी। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये जो T है, T माइनस M2G sin 60 दैट विल बी इक्वल टू M2A, है ना। तो जिस डायरेक्शन में जाता है उधर वाला जो कंपोनेंट है दैट माइनस अपोजिट कंपोनेंट, तो T माइनस M2G sin 60 M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G sin 60। M2 कितना है 30, 30A is equal to T minus 30 to 10 into root 3/2, ठीक है। T को इधर ले आओ, 30A minus T, 30A minus T is equal to minus 150 root 3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए,
ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें प्लस टी आ रहा है और इक्वेशन 2 में माइनस टी आ रहा है, तो 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। और 50a प्लस टी इज इक्वल टू 250, ठीक है, और 30a माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 150। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 30 और माइनस 30 कैंसिल आउट, 50a और 30a कितना हो गया, 50a 250 माइनस 150 250 माइनस 150 √3, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए √3 की वैल्यू डाल दो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, वो वैल्यू डाल दीजिए। a इज इक्वल टू 250 माइनस 150 इंटू 1.732 और 18, ठीक है। और ये 0 कर गया और ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया। 250 माइनस 15 2 are 30, 3 कैरी आ गया, 15 3 are 45 और 3 48, 4 कैरी आ गया, 15 7 are 105, 105 और 4 109, 10 कैरी आ गया, 15 2 are 15 और 10 15 और 10 कितना हो गया 25, 259.80 अपॉन 80, भाई नेगेटिव में आ रहा है, सबट्रैक्ट करके बता रहे हो, मतलब पूरा करके ना, नेगेटिव में ना, माइनस 9.80 अपॉन 80, ये कितना बता रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे ये समझ में आता है, नेगेटिव है तो इससे ये समझ में आता है कि बॉडी जो है वो अल्टीमेटली रुकने वाली है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। पहली चीज़ तो ये है। फिर जिसमें डालना है उस इक्वेशन में डालकर आप टी की वैल्यू निकाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 50a प्लस टी इज इक्वल टू 250, सही है भाई, आंसर ये वैल्यू सही, 0.122, माइनस का 6.1, D इज इक्वल टू 256.1 न्यूटन, ये टेंशन है, ठीक है। अब एक बार चेक करके मेरे को बता दें। हाँ जी, डिवाइड करके किसको डिवाइड करते हैं, पर बीच में प्लस हो रहा है ना, तो डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। मैंने ना ये कोलिजन वाला आपको करवा रहा था, इसमें हमने वेलोसिटी निकाली थी, बाद में तो ये ठीक है, ग्रेविटेशन तक के इसमें, और से हमने तुम्हें दे दिए थे।
यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कर रहे थे और पेज नंबर 37 पर हमने ये देखा था कि जैसे दो बॉडीज़ हैं और ये दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं। पेज नंबर 37 पर हूँ मैं और स्पेशल केसेस करवा रहा था, तो उससे पहले जो कल करवाया था बस उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, वो आप वीडियो देख लेना। देखिए हमने ये कहा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि एक बॉडी है ए जिसका मास m1 है, एक बॉडी है b जिसका मास m2 है। तो ये जो बॉडी ए है ये चल रही है इनिशियली वेलोसिटी u1 के साथ में और ये चल रही है वेलोसिटी u2 के साथ में, फिर इनमें टकराव हो जाता है। ठीक है, तो ये है बिफोर कोलिजन। और टकराव के बाद अब आफ्टर कोलिजन मास इसका m1 ही रहेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी जो है मास m2 वाले दूसरे वाले मास की, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो जाएगी। फिर हमने कल की क्लास में इसकी ना वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी। तो पेज नंबर 37 पर आप देखेंगे स्टार मार्क करके इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 लिख रखा है पेज नंबर 37 पर v1 और v2। ठीक है, तो तुम भी नहीं थे तो अब इसमें हमने ना दो वेलोसिटी निकाली थी v1 और v2 के टकराव के बाद, यानी कि कोलिजन के बाद हमारी वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी। तो वो v1 और v2 जो है उनकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, और आसान सा डेरिवेशन है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं। तो देखिएगा v1 जो है, तो v1 हमने कैलकुलेट करा था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसमें बोल दिया था इक्वेशन नंबर 5। फिर इक्वेशन नंबर 6 में हमने निकाला था दूसरी बॉडी की वेलोसिटी, तो v2 था, उसमें हमने सिंपली 1 और 2 के सब्सक्रिप्ट चेंज कर दिए थे। तो ये आप अपने नोट्स में ना इसको भी ठीक कर लेना, इक्वेशन नंबर 6 को ठीक कर लेना। यहाँ पर जैसे कि u1 है ना, इस u1 को चेंज करके u2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में चेंज करना 5 बिल्कुल ठीक है, और u2 की जगह u1 कर देना। जैसे ये हो जाएगा 2m1 अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, और ये जो u2 है इस u2 की जगह u1 कर देना इक्वेशन नंबर 6 में। ये नोट्स में गलती है, ये ठीक कर लेना इक्वेशन नंबर 6 पेज नंबर 37। सिर्फ आपको u1 की जगह u2 करना है, u2 की जगह u1 करना है ना। बाकी ये जो टर्म्स m1 m2 लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें गलती नहीं। उसके बाद आ जाएगी जो स्पेशल केस है। स्पेशल केस में when two bodies of equal masses collide, जब दोनों बॉडीज जो टकराती हैं उनका मास जो है वो इक्वल हो, तब when two bodies of equal masses collide। तो पहला स्पेशल केस है m1 is equal to m2 is equal to m। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 फिफ्थ इक्वेशन की हेल्प से मैं v1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे। v1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m। m1 और m2 दोनों की जगह m ही आ गया, दोनों इक्वल मासेस है। ठीक है, इंटू u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। m माइनस m 0 हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, तो 2m अपॉन m प्लस m, ये भी 2m इंटू u2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा। v1 इज इक्वल टू
v1 जो है वो दूसरी वाली की वेलोसिटी को इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इक्वेशन 6 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 6 v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी कि m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u2 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u1। ये तो कैंसिल आउट किया तो 0 हो गया। v2 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा u1। मतलब जब दोनों बॉडीज़ का मास सेम होता है तो दोनों की वेलोसिटीज़ जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो ये तो पहला स्पेशल केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में है कि दोनों के मासेस सेम हो गए और साथ साथ जो है दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट में रखी हुई है, दूसरी बॉडी मूव भी कर रही है, ठीक है, वो रेस्ट में रखी हुई है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इसमें है सेकंड स्पेशल केस में, देखिएगा सेकंड स्पेशल केस हम आ रहे हैं पेज नंबर 38 पर। तो इसमें है कि व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो दूसरी बॉडी है वो स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सेकंड केस में है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो v1 है तो कैसे निकलेगा? ये m माइनस m अपॉन m प्लस m u1, m माइनस m अपॉन m प्लस m u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m प्लस m इंटू 0। तो भाई ये भी 0 और इसमें तो 0 मल्टीप्लाई ही हो रहा है u2 की जगह, v1 हो गया 0 के बराबर। यानी कि जब दोनों बॉडीज़ का मास सेम होगा तो पहली बॉडी जो है और दूसरी बॉडी रेस्ट में होगी, तो पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी टकराने के बाद, ठीक है। ये पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v1, तो ये 0 होगा। फिर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, मतलब m माइनस m अपॉन m प्लस m u2 प्लस 2m अपॉन m प्लस m। अच्छा, u2 की जगह तो 0 लिखे, हाँ आ जाएगा u1, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, वैसे भी 0 रहता है तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, रिटर्न टू 0 से 0 कट गया। v2 इज इक्वल टू u1 का मतलब है कि सेकंड बॉडी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। जब ये टकराएगी तो खुद तो रेस्ट में आ जाएगी और अपनी वेलोसिटी पूरी की पूरी इसको दे देगी, ऐसा होता है, ठीक है ना। कोई कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल कि जब हम कैरम बोर्ड से स्ट्राइकर से किसी जो गीटी को जो है स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइकर तो वहीं रुक जाता है, खुद तो रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो जो गीटी है वो रेस्ट में रखी हुई है, खुद तो रेस्ट में आ जाता है और वो अंदर चली जाती है, ऐसा होता है। तो चलिए जी, इसके बाद थर्ड केस में ना, लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मासिव स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। तो जब लाइट बॉडी है, लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ मासिव स्टेशनरी बॉडी, इसमें क्या है, लाइट बॉडी कोलाइड कर रही है, इसका मतलब जो पहली वाली बॉडी का मास है यानी कि m1 जो है वो m2 से काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है, तो हम लिखेंगे थर्ड केस में m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 एंड u2 इज इक्वल टू 0 एंड u2 इज इक्वल टू 0। तो नेग्लेक्टिंग m1 इन इक्वेशन 5, नेग्लेक्टिंग m1 इन इक्वेशन 5, जब m1 m2 से काफ़ी छोटा है तो जब कोई दो कंपेरेबल थिंग्स सबको दे रखी होती है, जैसे मासेस हैं तो दो अलग अलग मासेस हैं, एक m1 है और एक m2 है, एक को दूसरे से बहुत छोटा दे रखा है, तो जो छोटे वाला है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने का मतलब उसको आप 0 के बराबर मान लीजिए। अब क्या होगा, जब 0 के बराबर मानेंगे तो
फ्रॉम इक्वेशन 5 v1 इज इक्वल टू, हमें m1 को 0 के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m2 अपॉन m1 तो 0 मान लिया, तो अपॉन m2 और u1, और फिर इधर है u2, तो 2m2 लिखेंगे, 2m2 अपॉन m1 को तो 0 मान लिया, अपॉन m2 m1 को तो 0 मान लिया, तो छोड़ दो उसको, और u2 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि u2 जो है 0 है, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, ये तो खत्म हुआ, m2 से m2 कर लिया, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1, v1 माइनस u1 के बराबर होगा, ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 6 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 में देखिएगा, 6 में क्या है, 6 में हम ये कहेंगे कि जब हम v2 निकालेंगे तो m1 को नेगलेक्ट कर चुके हैं, तो वो v2 कितना हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m2 और u2 क्या है, u2 है 0, ये 0 हो गया, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 है ना, अपॉन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m1 को हमने बहुत छोटा माना, यानी कि नेगलेक्ट कर दिया m1 को, तो ये जो न्यूमरेटर में m1 है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि v2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो सेकंड बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी, क्या बोला था इन्होंने कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मासिव स्टेशनरी बॉडी, तो ये वही वाली बात है कि कोई पत्थर से दीवार को टकरा रहा है ना, कि आप लाइट बॉडी है, बहुत हल्की सी बॉडी है, और वो जाकर बड़ी मासिव बॉडी से जाकर टकराती है, तो ये वही है कि कोई ट्रक खड़ा हुआ है और जाकर अपनी गाड़ी को ठोक दिया उसमें, ठीक है, तो ट्रक का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो वहीं खड़ा रहेगा, गाड़ी का डैमेज हो जाएगा। तो ये थर्ड केस था। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं कि ट्रक ने आकर एक स्टेशनरी कार को उड़ा दिया, ठीक है। तो अब फोर्थ केस देखना है, ये फोर्थ केस में दूसरी वाली बॉडी जो है, यानी कि जो हल्की बॉडी है, जो कार है, उसका होता क्या है, ठीक है। तो फोर्थ केस देखते हैं, इधर तक बस ये लास्ट बचा हुआ है इसमें, फिर उसके बाद हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बचेगा इसमें, आखिरी टॉपिक है, फिर उसको कुछ नहीं। तो ये चौथा, हाँ नहीं करना है, बस वो लास्ट टॉपिक में रहता है ना, वो लास्ट टॉपिक है बस बचा हुआ, वो करवाना है, इस ये खत्म कर रहा हूँ उसका, चौथा केस है बस लास्ट। तो देखिए उल्टा है इसमें, व्हेन अ मासिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्थ केस में m1 is very greater than m2, m1 is very greater than m2 and u2 is equal to 0, u2 is equal to 0, मतलब दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, हाँ मान लिया कि है बहुत हल्की, रखी हुई है रेस्ट पे, अब बहुत भारी बॉडी आकर उस रेस्ट में रखी हुई बॉडी को टकराती है, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन नंबर 5 की बात करेंगे, जब m2 बहुत छोटा है तो नेगलेक्टिंग m2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको m2 को नेगलेक्ट करना है, तो ये वाला जो टर्म है ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि m2 0 है, तो इसको नेगलेक्ट हो गया। इधर m1 अपॉन m1 इंटू u1, m1 अपॉन m1 इंटू u, m1 से m1 कट गया। तो जो पहली वाली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर कोई ट्रक आता है और किसी खड़ी हुई हल्की फुल्की सी कार को उड़ा कर चला जाता है, तो ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो तो मार कर चला गया, उसकी तो वेलोसिटी क्या है, सेम ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी का क्या होगा, v2 फ्रॉम इक्वेशन 6, जो कि रेस्ट में थी पहले, ठीक है ना, दूसरी बॉडी तो रेस्ट में थी, तो v2 कैसे निकलेगा,
यहाँ पर हमें क्या करना है, ये m2 तो नेगलेक्ट कर देना है, तो माइनस m1 अपॉन m1 माइनस m1। अच्छा छोड़ो ना, ये क्या करना है, क्योंकि u2 तो रेस्ट में था ना, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस 2m1 अपॉन m2 तो नेगलेक्ट कर दिया था हमने, तो अपॉन m1 और इंटू u1 m1 से अपॉन कट गया। तो जितनी वेलोसिटी के साथ ट्रक आ रहा था उसकी दुगनी वेलोसिटी के साथ में कार जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लोशन वाला केस है, ठीक। चलिए जी, इतना कर लीजिए बस। Thank you, sir. ओके।